नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तराखंड सरकार को 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अगले 10 साल के रोड मैप को लेकर प्रदेश सरकार काम कर रही है। जनता ने जिस उम्मीद और भावना के तहत बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया, उसी के तहत प्रदेश सरकार काम कर रही है। साथ ही कहा कि पिछले 1 साल के दौरान कई अभूतपूर्व फैसले लिए गए। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और चंदन रामदास ने भी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की सराहना की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और जिन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में हमको दोबारा से उत्तराखंड के अंदर काम करने का अवसर प्रदान किया, मौका दिया और उनकी आशाएं आकांक्षाएं उनके अनुरूप और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को बनाने के लिए हमने अनेकों निर्णय लिए हैं। पर्यटन की हम नई नीति लेकर आए हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में नई नीति लेकर आए हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नीति लेकर आए हैं। हमने सरलीकरण सभी चीजों का किया है। ऐतिहासिक फैसले सरकार ने किए हैं, चाहे सख्त धर्मांतरण कानून हो, चाहे सख्त नकल कानून हो, चाहे महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात हो, चाहे आंदोलनकारियों को 37 आरक्षण देने की बात हो, चाहे हमारे जो गारंटी अवार्डी है उनकी पुरस्कार राशि को बढ़ाने की बात हो। और आज नवरात्रि के पहले दिन, हिंदू नववर्ष के पहले दिन 824 हमारी एमएन बहनें जो कई दिनों से संघर्ष कर रही थी, उनको नियुक्ति पत्र आज दिए गए हैं। और अपने प्रदेश के युवा ऊर्जावान और निष्ठावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कल सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। ये 1 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक है, उत्तराखंड के विकास के लिए विकासमुखी है और मैं समझता हूं कि 1 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं। हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद हम समान नागरिकता कानून लाए हैं। हम धर्मांतरण। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने चमोली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। बजट को लेकर राज्य भर में आयोजित पत्रकार वार्ता श्रृंखला के क्रम में गोपेश्वर दौरे पर रहे प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट ऐतिहासिक और वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक बनाने को लेकर पीएम मोदी निर्देश को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा बजट प्रधानमंत्री मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित बताया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने प्रदेश के बजट को सीएम धामी के नेतृत्व में 2025 तक श्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में निर्णायक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया यह बजट संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचाने वाला है, जिससे एक और युवाओं को बेहतर शिक्षा से रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं कृषि, उद्यान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी महत्व दिया गया है। सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व सरकार 1 साल पूरा होने जा रहा है और जिस प्रकार से गैरसैंण में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक बजट पारित किया गया। ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सभी वर्गों के विकास के लिए साबित होने वाला बजट है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार सकारात्मक पहल की जा रही है। इसी के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की ओर से सभी जिलों में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं, आशा फैसिलिटेटर्स, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स को कैश अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। देहरादून में आयोजित आशा सम्मेलन का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में आशा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आशा सम्मेलन कराने का मकसद अपने राज्य में शिशु मृत्यु दर 1 डिजिट पर लाना है और एक टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना है।
तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे और यहां पर आशा कार्यकर्ताएं भी मौजूद रही। आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों के लिए आशा कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहा है, जिससे अब प्रदेश को भी अच्छी गति मिलेगी। देश में हर जिलों में एक आशा सम्मेलन कर रहे हैं और इस आशा सम्मेलन के पीछे एक ही हेतु है कि हम अपने राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है वो 1 डिजिट पे लाना चाहते हैं। टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना चाह रहे हैं। संस्थागत डिलीवरी जो है 100% कराना चाहते हैं। ये 3 टारगेट हमने आशा दीदी को दे रखे हैं और मुझे लगता है कि ये देश का पहला राज्य हो जाएगा 2025 तक, जो तीनों जो है हम पूरे मानकों को पूरा करें। चैत्र नवरात्रि नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मातृशक्ति नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। ये दोनों नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक है। प्रत्येक जिले में देवी उपासना के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें सभी के लिए जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाएगी। प्रदेश के सभी मुख्य देवी मंदिरों में, शक्तिपीठों में कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। अधिकारियों के माध्यम देखिए, उत्तराखंड राज्य में नारी शक्ति मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस बार का जो नवरात्र का जो हमारा पर्व है, उस पर्व पर हमने नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों जो अभियान हमने चलाए हैं, गौरा शक्ति ऐप के रूप में या लखपति दीदी योजना के रूप में, ये दोनों ही नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों के प्रतीक हैं। इसलिए इस बार के नवरात्र को हमने मातृशक्ति को समर्पित करते हुए प्रत्येक जिले में जो हमारे मंदिर हैं, ऐसे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पर कोई न कोई कार्यक्रम जिलाधिकारियों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए हमने 1 लाख रुपए की धनराशि भी प्रत्येक जिले को आवंटित की है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में और अब खबर देहरादून से, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में एएनएम की नियुक्तियां कर दी गई हैं, जिसके लिए अब मुख्यमंत्री आवास में रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवनियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में 824 नवनियुक्त एएनएम प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अगले 5 सालों तक स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे, जिससे दूरदराज के सीमांत इलाकों में जनता तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और गणेश जोशी ने सभी एएनएम को नियुक्तियां मिलने पर बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार में रोजगार सृजन करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो संकल्प विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए लिया था, उसी दिशा में एएनएम की नियुक्तियां भी एक मजबूत कदम है। आज बड़ा शुभ दिन है। 9 संवत्सर भी आज प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं और इस अवसर पर आज 824 बहनों को आज रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया, उसी क्रम में हमने भी ये स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला स्वास्थ्य विभाग का आज यहाँ पर हुआ है। हल्द्वानी के रोडवेज स्थित होटल में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद कोतवाल सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में पता चला कि मृतक राधा किशन जोशी अल्मोड़ा के मेरा गांव का रहने वाला है, जो हल्द्वानी के रोडवेज स्थित तिवारी होटल में रह रहा था। कमरा नहीं खोलने पर होटल स्टाफ ने पुलिस को जानकारी दी। मृतक राधा कृष्ण जोशी जल संस्थान में कार्यरत बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी है और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ये जो एक व्यक्ति है राधा किशन जोशी नाम का,
ये शाम को 7:27 बजे यहाँ तिवारी टूरिस्ट होटल में आया था और इसने अपने यहाँ एंट्री करवा के अपनी आईडी देके यहाँ जो है होटल में एक कमरा नंबर 103 में रहा था। ये सुबह जब ये होटल वालों ने सोचा थी कि इसी तरीके का मामला है तो यहाँ के देखा तो एक व्यक्ति ने जो है जहरीला पदार्थ खाकर प्रथम दृष्टया सुसाइड प्रतीत होता है। इसके परिवारजनों को सूचित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है और भी आ जाएंगे तो शेष कार्रवाई। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के बाद अब हल्द्वानी में स्थित स्वामी राम कैंसर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की पहल के बाद कुमाऊं के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल में ओपीडी में आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवा दी जाएगी। इससे पहले हॉस्पिटल में भर्ती कैंसर मरीजों को ही निःशुल्क दवा दी जाती थी। कैंसर हॉस्पिटल के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर केसी पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कैंसर मरीजों के लिए महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को लाभ मिलेगा और उनका खर्च भी कम होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को निःशुल्क दवा मिलती थी, लेकिन अब ओपीडी के मरीजों को भी निःशुल्क दवाएं दी जाएंगी। बता दें कि उन्होंने बताया कि रोजाना 40 से 50 मरीज परामर्श के लिए पहुंचते हैं। वही मरीजों के साथ आए तीमारदारों ने बताया कि निःशुल्क दवा मिलने से मरीजों को मानसिक रूप से राहत मिलेगी। बाहर से आने वाले लोगों का खर्चा भी कम होगा। जी, लाभ तो बहुत मिलेगा और सुविधा भी अच्छी है। ट्रीटमेंट भी यहाँ पर अच्छा हो रहा है। दवाइयों को लेकर निःशुल्क दवाइयाँ दी हुई है, उनको लेकर कितना आपको फायदा मिलेगा? फायदा तो काफी है और ठीक है। यहाँ पर गरीब लोगों को भी हेल्प हो रही है जो नहीं खर्चा कर पाते इलाज में। इसका इलाज बहुत महंगा है, इसलिए यहाँ पर कार्ड सुविधा भी, आयुष्मान कार्ड वगैरह भी लग रहे हैं। दवाई भी निःशुल्क दी जा रही है, तो काफी फायदा है इसमें। तो सरकार की बहुत सी पहल है। पूर्व में हमारे वार्ड में कैंसर मरीजों की दवाइयाँ फ्री मिल रही थी। अब हमारे यहाँ ओपीडी में जो रोजमर्रा की दवाइयाँ हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन है, प्रोटीन पाउडर है, वो अन्य किस्म की जो सभी दवाइयाँ जो कि कैंसर के या नॉन कैंसर के मरीजों के लिए अति आवश्यक होती है, वो भी फ्री मिलनी शुरू हो गई है। सरकार की बहुत सी पहल है। जैसे कि हमारे यहाँ एक दिन में 40 से 50 मरीज ओपीडी में आते हैं, तो एक दिन में 40 से 50 मरीज ओपीडी के सभी मरीजों को यहाँ से दवाई फ्री मिल रही है। दवाइयाँ वार्ड में और ओपीडी में, वार्ड में कैंसर की जो दवाइयाँ हैं, ज्यादातर दवाइयाँ हमारे वार्ड में मिलती हैं फ्री। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 दिन पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। इसके बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं रही। इस बीच अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने भी भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें लगी हैं। और बता दें कि कहीं अमृतपाल और उसके समर्थक उत्तराखंड के रास्ते नेपाल सीमा में ना घुस जाए, इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। और पुलिस ने गुरुद्वारों, होटलों और भारत नेपाल सीमा के इलाकों में अभियान चलाया हुआ है। आईजी नीलेश आनंद भरने ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के पुलिस अधिकारियों ने सूचना दी थी कि अमृतपाल सिंह और सहयोगी देश के भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस ने उत्तराखंड में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। उत्तराखंड पुलिस को स्केच दिया गया है और उसे भीड़भाड़ वाले स्थानों में चस्पा कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि वो यहां से नेपाल ना भाग जाए। इस पे हमारे पास जो है उसकी डिटेल पंजाब पुलिस ने शेयर की है। जो भी वांछित अभियुक्त है, 5 लोगों की पूरी, अमृतपाल के साथ अन्य और 4 लोग हैं, उनके पूरे पोस्टर्स वगैरह हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। तो हमने उसके पूरे पोस्टर्स जो है वो प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट भी जो है, बॉर्डर्स जो हमारी लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई और उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएं हैं, वहां पर पूरे पोस्टर्स बांटे हुए और सघन जो है वो चेकिंग पुलिस वहां कर रही है। सुप्रसिद्ध मां बाल सुंदरी देवी के मंदिर परिसर में लगने वाले चैती मेले का शुभारंभ हो गया। नवरात्र के प्रथम दिन जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन अर्चना के साथ ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत तय समय पर मंदिर पर पहुंचे और सभी पारंपरिक पूजा अर्चना करते हुए मंदिर में ध्वजारोहण का शुभारंभ किया। इस बीच कई राजनेता मेला शुभारंभ की प्रक्रिया के बाद पहुंचे। इस मौके पर मेयर उषा चौधरी, बीजेपी नेता दीपक बाली, आकाश गर्ग, कांग्रेस नेता इंदुमान, एसएसपी मंजुनाथ टीसी, मेलाधिकारी और उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार यूसुफ अली, पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, कोतवाल मनोज रतूड़ी और अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे।
क्योंकि आज नव संवत्सर का पहला दिन है, चैत माह का पहला दिन है और माँ के प्रांगण में ये चैती मेला प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में माँ के दरबार में आके आशीर्वाद प्राप्त करें और पूरे साल यश, सुखी और अच्छा जीवन व्यतीत करें। हल्द्वानी के बेरी पड़ाव स्थित प्रसिद्ध मां लक्ष्मी मंदिर में माता लक्ष्मी के 9 स्वरूप विराजमान है। यहां नवरात्रि के मौके पर दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु पहुंचते हैं। माता लक्ष्मी के सभी रूपों के दर्शन कर मनोकामना मांगते हैं। चैत्र नवरात्र के शुरुआत के दिन से यहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं और माता के दर्शन कर सभी श्रद्धालु सुख, समृद्धि और संपन्नता की कामना कर रहे हैं। मां लक्ष्मी मंदिर के महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति महाराज ने बताया कि चैत्र नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पहले दिन मां शैलपुत्री का आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं। आज ये बासंती नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा नया संवत्सर 2080 शुरू हो रहा है। नल नामक संवत्सर है और मां भगवती नाव पर सवार होकर के आज आएंगी और घाट स्थापना होगा और श्री महालक्ष्मी मंदिर में श्रीमद देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है और यहाँ पर अनेक श्रद्धालु प्रातः काल से ही मां भगवती की आराधना के लिए आ रहे हैं। और खबर मुनि की रेती से है, जहां ताहिर खान भद्रकाली बाईपास मार्ग से लिक्विड सीमेंट से भरा डंपर लेकर मुनि की रेती थाने की ओर जा रहे थे। ब्रह्मानंद मोड़ के पास अचानक डंपर के ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होते ही डंपर अनियंत्रित हो गया। डंपर जैसे ही ब्रह्मानंद मोड़ पर पहुंचा तो वह पलट गया। घटना में ताहिर खान डंपर के कैबिन में दबकर फंस गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ढालवाला से एसडीआरएफ की टीम बचाव उपकरण के साथ मौके पर पहुंची और कैबिन कटर ताहिर खान को बाहर निकाला। तो तस्वीरें आपको मुनि की रेती से दिखा रहे हैं, जहां पर लिक्विड सीमेंट से भरा ट्रक जो है पलट गया। बताया जा रहा है कि जब ट्रक को लेकर जाया जा रहा था तो अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद वो कुछ दूरी पर जाकर फंस गया। कैबिन में फंसे ड्राइवर की जान जो है वो बाल बाल बची है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भीषण रहा होगा। ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा बताया जा रहा है। कैबिन में फंसे ड्राइवर की जान हालांकि बचा ली गई है और सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया और ड्राइवर को बाहर निकाला गया। हालांकि ड्राइवर इस हादसे में गंभीर जरूर हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। रुड़की के रामनगर स्थित निजी होटल में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आरोप है कि उन्होंने 4.5 माह के कार्यकाल में 60 करोड़ रुपए का गबन कर लिया और उन्होंने इस मामले में सभी दस्तावेज भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने 18 अगस्त 2022 को शपथ ली थी। इसी दिन पहली बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें 3 प्रस्ताव आए, जिसमें पहले प्रस्ताव में सभी का स्वागत और परिचय हुआ। दूसरे प्रस्ताव में राज्य 15वें वित्त के लिए सभी सदस्यों से प्रस्ताव मांगे गए और तीसरे प्रस्ताव में आभार व्यक्त किया गया। इसके बाद बिना किसी बोर्ड बैठक में पास हुए 256 कार्यों के टेंडर बिना पास किए अध्यक्ष ने अपनी मर्जी से इनके टेंडर निकाल दिए। बावजूद टेंडरों का प्रकाशन 16 नवंबर को कर दिया गया और इसका संशोधन 8 दिसंबर और 19 दिसंबर के संस्करण में दिखाया गया। आरोप लगाए गए कि फर्जी तरीके से प्रकाशन दिखाकर 60 करोड़ रुपए की बंदरबाट की गई है। ऐसा है, जिला पंचायत का चुनाव हुआ था और उसके बाद जो शपथ हुई है वो 18/10/2022 को हुई थी। 18/10/2022 को ही प्रस्ताव जो हमारे पास हैं, जो जिला पंचायत में आए, उनमें कोई भी एक भी कार्य प्रस्ताव नहीं था। उसके बाद जो 253 काम दिखाए गए, वो दिखाया गया कि ये कार्य
18 तारीख को प्रस्तावित हुए हैं, जबकि जब सूचना के अधिकार में कुछ पेपर मिले तो उनमें ऐसा नहीं था। वो इन्होंने ऐसे ही अपने फर्जी तरीके से घट के काम को, उस पर कोई किसी तरह का ना तो उनको पास किया गया है, ना वो मीटिंग में रखे गए। जब कोई कार्य मीटिंग में रखा ही नहीं गया तो पास कैसे होगा। इसी तरह के 3 बार इन्होंने टेंडर कर लिए हैं, तो उसमें लगभग 60 करोड़ रुपए के टेंडर करके इन्होंने उस पैसे को फुट-फुट करने का काम किया है। रुड़की की जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने पूर्व अध्यक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बीजेपी का बोर्ड बनने से पहले पूर्व अध्यक्ष सुभाष वर्मा बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 60 करोड़ के कार्य नहीं हो पाए तो भ्रष्टाचार कैसे हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बीजेपी ने बोर्ड बनाया है। बता दें कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बसपा नेता सुभाष वर्मा ने रामनगर चौक के पास स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया था और इस वार्ता में उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे, जिस पर बयानबाजियां अब शुरू हो गई है। जो अभी तो मैंने काम करना स्टार्ट ही करा, तो उनसे पूछो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, कोई काम कंप्लीट हो गया, कोई अनकम्प्लीट पड़े हैं, है ना। लेकिन ये सब बौखला है। लेकिन वो उनका दावा है कि सूचना के अधिकार में जो जानकारियां मांगी गई है उसमें ये खुलासा हुआ है। कौन सा खुलासा है? भ्रष्टाचार का। हाँ। कौन सा? हमने तो कोई भ्रष्टाचार नहीं देखा ना कोई। ये तो हमारी सरकार ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। इस विषय पर भी जरूर चिंतन करें। हमारी सरकार का जैसे ये 9वां बजट अपना बजट इस सरकार था, जो वित्त मंत्री के नाते मैंने पेश किया है। कुल इस बजट में 45 घंटे काम हुआ। गवर्नर महोदय के एड्रेस के ऊपर भी चर्चा करके नजमा ज्ञापन किया गया। अब विधायकों ने अपने प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों की कुछ मांग है, कुछ डिमांड, कुछ समस्याएं हैं, वो सब उठाई है, सब वो कर दिए गए हैं, कुछ आश्वासन भी दिया गया है। और अगले वर्ष में जो बातें बढ़िया ढंग से की डिमांड्स के हिसाब से करने वाली होगी उनको पूरा करेंगे। इस बजट में कुछ 7 अधिनियम भी रखे गए। 6 अधिनियम पारित हुए, 1 अधिनियम को वापस लिया गया। 6 में 2 तो बजट से संबंधित थे, प्रेरणा विनियोग संख्या 1 और प्रेरणा विनियोग संख्या 2। फिर नगरीय क्षेत्र जो विकास नियम संशोधन विधेयक ये पारित किया गया। पंडित लक्ष्मीचंद राज्य दक्षिण और दृश्य कला विश्वविद्यालय उनको इसमें भी बहुत छोटा ही एक संशोधन था के नाम में पंडित लक्ष्मीचंद की जगह दादा लक्ष्मीचंद ऐसा करके संशोधन किया गया उस नाम में। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक, इसमें भी एक प्रावधान किया है कि जो एडेड स्कूल थे उनके सभी जितने अध्यापक उनको पहले ही हमने एडजस्टमेंट कर ली है। सरकारी अध्यापकों के साथ ही मात्र 26 अध्यापक ऐसे बचे थे जो प्राइवेट स्कूलों में जिनकी यहाँ से एड जा रही थी। लेकिन आगे क्योंकि कई वर्षों से अभी एडेड स्कूल का सिलसिला बंद सा है, कोई उसमें नए एडेड स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आगे इस प्रावधान को भी कम कर दिया है कि अब क्योंकि हरियाणा में स्कूलों की संख्या पर्याप्त है और इस नाते से एडेड स्कूलों की जो 1995-96 में महसूस की गई थी, अब उनकी आवश्यकता नहीं है, उसको उसमें शिथिल किया है। इसी प्रकार हरियाणा विद्यालय
ये हो गया। उसी प्रकार हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक तो आज ही पारित किया है। और जैसा हम जानते हैं कि देश में जब भी कभी ऐसी घटनाएं अपराध की जो खास करके संगठित लोग अपराध में सक्रिय हो जाते हैं, उनको ठीक कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए पुलिस विशेष ये दी जाती है। इससे पहले आज से 23 वर्ष पहले 1999 में महाराष्ट्र ने जो मकोका नाम का एक एक्ट बनाया था, उसी तर्ज पर बहुत से प्रदेश को अडॉप्ट कर चुके हैं, जिससे गुजरात ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, वैसे कुछ प्रदेशों ने इसको अडॉप्ट किया है। इसी प्रकार हमें हरियाणा में महसूस हुआ कि यहाँ जो बढ़ता हुआ अपराध है, खासकर के दिल्ली के आसपास एक ऐसे लोग ये बनने लग गए थे जिनके अपराध बढ़ रहे थे, लगातार उनके ऊपर थोड़ा सा और कंट्रोल ज्यादा किया जाए। तो इस एक्ट को मकोका नाम से ये एक्ट रहेगा, इसको पारित किया है। वैसे इससे पहले जो पारित कर चुके प्रेसिडेंट असेंट के लिए जब उसको दिया गया था, कुछ ऑब्जेक्शन में लेके आए थे, उन ऑब्जेक्शन को हटा करके और नए सिरे से और इसको पारित करके और इससे ये प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी मैं समझता हूँ वहां से पारित होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्शन के हमने समाप्त कर दिए। एक एक्ट हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023, इसमें कुछ शब्दावली में अपराध रह गया था, लेकिन स्पष्ट करने के लिए समय और चाहिए था, उसको भी करा किया है। अगले सेशन में खुले करके आएंगे। 11 धारा अब्दुलाल बुल्टे ने मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।